तो देखिए आप लोग को क्या चालू किया गया है, तो चैप्टर आज से चालू हो रहा है। देखिए दो बातें आपको बता रहे हैं चैप्टर चालू होने से पहले, यदि आप वीडियो देखकर पढ़ते हैं या ऑफलाइन पढ़ते हैं, दो बातें काफ़ी ज़रूरी है। पहला कि उस सब्जेक्ट का स्पेशल कॉपी, क्यों? क्योंकि जब स्पेशल कॉपी आपके पास नहीं रहेगा तो सारे जिस दिन मतलब कि उस चैप्टर में मतलब कि कहाँ कहाँ से पढ़ाई हो रहा है, उस चैप्टर का कितने दिन पढ़ाई हुआ, सारे पढ़ाई इकट्ठा आपका रहेगा कॉपी पर? नहीं रहेगा। मान लीजिए कोई कॉपी बदल दिए आप, कहियो मैथ के कॉपी पर मैथ पढ़ लिए, कहियो साइंस के पढ़ लिए, कहियो अंग्रेजी के कॉपी पे पढ़ लिए, आपके पास पर्याप्त टाइम नहीं मिला, तो उस चैप्टर का जो लाइन बाय लाइन जो स्टेप बाय स्टेप पढ़ाया गया, तो बताइए कि जहाँ तहीं रह गया, जिसके वजह से आपको संपूर्ण समझ में नहीं आएगा कि कैसे मतलब कि कहाँ कहाँ से आ गया, कैसे आ गया, उसका रीजन ही नहीं समझ में आएगा। तो पहला बात की स्पेशल कॉपी। दूसरा कि रेगुलर, कोई भी चैप्टर अब चालू हो गया तो उसमें आप रेगुलर उसका लाइन बाय लाइन की तो वीडियो देखकर पढ़िए या ऑफलाइन पढ़ रहे तो उसको रेगुलर प्रेजेंटिव होना चाहिए। अगर किसी भी चैप्टर में आपको दो चीज़ें आपके पास है तो आप उस चैप्टर को अच्छा से समझ पाएंगे, और जब चैप्टर को अच्छा से समझ पाएंगे तभी आप पूरे मैथ को समझ पाएंगे। काहे कि आप जानते हैं कि पूरे मैथ कौन नंबर का है? 100 नंबर का। तो बताइए कि 100 नंबर का निर्माण बताइए कि अकेले थोड़े हुआ है, 100 नंबर का निर्माण कैसे हुआ है? तो सारे जो चैप्टर है आपके 15-16 को जो चैप्टर है, सभी चैप्टर मिलकर 100 नंबर का बना है। और आप एक एक चैप्टर पर अगर अच्छा से कमांड कर लेंगे, बढ़िया ले उसको समझ लेंगे एक एक चैप्टर को, तो आप बताइए कि आपकी अंदर योग्यता हो जाएगी 100 नंबर बनाने का। 100 नंबर कहने से नहीं आपका आ पाता है, 100 नंबर लाने के लिए, जानने के लिए आपको एक एक चैप्टर, एक एक टॉपिक को बढ़िया से पढ़ना पड़ता है। जब एक एक चैप्टर को भली भांति आप समझ कर पढ़ लेंगे तब आप 100 नंबर के लायक बनेंगे। तो इसीलिए इन बातों को कहते हुए रखते हुए आपको आगे बढ़ते हैं। और चैप्टर 1 चालू हो रहा है जिसका क्या नाम है? वास्तविक संख्या। यह जो चैप्टर है नंबर सिस्टम का एक भाग है। किसका भाग है? संख्या पद्धति का एक भाग है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स। तो जिसमें देखिए एक बात आया है लेमा। लेमा क्या होता है, किसको कहते हैं? अभी पूछेंगे तो आपको बताना भी है, ठीक है? तो लेमा किसको बोलेंगे? वैसा कथन जो पहले से ही सिद्ध किया गया हो। पहले से ही वैसा स्टेटमेंट होना चाहिए जो पहले से ही सिद्ध किया हो गया हो, उसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, केवल उसे याद करने की आवश्यकता है। उसे सिद्ध करने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिसने बनाया उसको सिद्ध करके बनाया, प्रूव करके बनाया। तो वैसे कथन जो पहले से ही सिद्ध किया गया हो तो उसे क्या कहते हैं? लेमा कहते हैं। इसे प्रमेयिका भी कहा जाता है। जैसे a+b के होल स्क्वायर हम लोग 6-5 में से पढ़ते आ रहे हैं, 6 क्लास में से, 5 क्लास में से, कि a+b के होल स्क्वायर क्या होगा? तो a² + 2ab+। आप ही बताइए, आप ही लोग हैं कि इसको एक बार सिद्ध किए होंगे, a+b का होल स्क्वायर इसको 2 बार लिखकर गुणा किए होंगे तो इतना आया हुआ है। लेकिन क्या बार बार गुणा किया जाता है? नहीं किया जाता। इस सूत्र के माध्यम से a b का मान रहकर बनाया जाता है। तो ये क्या हो गया? लेमा हो गया। लेमा बहुत सारा है, जितना प्रमेय है एक तरह का वो लेमा ही है, काहे कि उसे सिद्ध करके लिखा गया है। तो आया समझ में बात? चलिए आप बताइए लेमा किसे कहते हैं? वैसा कथन जो पहले से ही क्या किया गया हो? सिद्ध किया गया हो, जिसे सिद्ध करने की आवश्यकता तो उसे क्या कहते हैं? लेमा या प्रमेयिका कहते हैं। बढ़िया, तो आप लोग लेमा के बारे में समझ लीजिए, ठीक है? जितने भी आप सूत्र याद करते हैं, जितने भी सूत्र, करीबन मान लीजिए कि मैथ हो, त्रिकोणमिति में, मैथ में त्रिकोणमिति हो, प्रायिकता हो, सरफेस एरिया से क्वेश्चन हो, गोला का पृष्ठीय क्षेत्र हो, सूत्र बताइए बहुत सारा मैथ का है। ये मैथ का स्टैंड होता है। तो सारे सूत्र को हम लोग एक तरह की क्या कहेंगे?
ये सब लेमा के अंतर्गत आएगा, सर्वसमिका के अंतर्गत आएगा। फार्मूला कहिए चाहे लेमा कहिए या प्रमेयिका कहिए, इसके अंतर्गत सारे आएगा। अब देखिए अगला जो टॉपिक है वह क्या है, एल्गोरिदम। क्या है? एल्गोरिदम है। एक बहुत अच्छी मतलब कि यहाँ पर एक टॉपिक आ गया, एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या होती है? एल्गोरिदम एक ऐसा प्रोसेस होता है। क्या होता है? एक प्रक्रिया होती है। जैसे कि मतलब लिखा हुआ है कि जब किसी घटना को या किसी प्रोग्राम को, मान लीजिए कोई घटना ले लीजिए या कोई प्रोग्राम ले लीजिए, उस प्रोग्राम को चरणबद्ध लिखा जाता है, स्टेप बाय स्टेप लिखा जाता है, स्टेप बाय, उसको चरणों द्वारा लिखा जाता है कि मैंने पहले चरण में क्या किया। जैसे आपको दिनारा जाना, सपोज डेट घर से, तो दिनारा जाने के लिए पहले आप तो कुछ आपकी प्रक्रियाएं होगी, ये नहीं कि डायरेक्टली दिनारा चल जाएंगे। एक बार सोचे या दिनारा चल गए तो एरोप्लेन से भी आप ज़्यादा चले जाएंगे। तो आपकी कुछ प्रक्रियाएं होती है। जैसे में पहले आप रेडी होंगे तो चरण 1 बन गया कि तैयार होना। दूसरा कि के जान मित्रों के साथ जाना चाहते हो, अकेले तो नहीं जाना चाहते के जान, तो मित्रों को इकट्ठा करना, चरण 2 बन गया। तीसरा कि किस रास्ता से हमको जाना है, पुल पर जाना है, रोड पकड़ कर आना, कैसे आना है, तो चरण 3 बन गया। ऐसे फिर बस पकड़े तो 4था चरण बन गया, गए उतरे तो 5वां। तो बताइए आप प्रोसेस के तौर पर जा रहे हैं, एक आपकी वजह से स्टेप बन रहा है कि नहीं बन रहा, एक सीढ़ियाँ बन रही है। तो वही सीढ़ियाँ जो है वो प्रोसेस है, एल्गोरिदम कहलाता है। कि जब किसी घटना को आप चरणबद्ध लिखा जाता है, चरणबद्ध तरीका से लिखा जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो बताइए याद हो गया कि नहीं एल्गोरिदम क्या होती है? एल्गोरिदम क्या होती है? वैसी घटना या वैसा प्रोग्राम जिसे चरणबद्ध तरीका से लिखा जाता है, स्टेप बाय स्टेप लिखा जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? एल्गोरिदम कहते हैं। बहुत लोग एल्गोरिदम के बारे में डाउट रहता है, कोई डाउट हो तो बोलिए, फिर से सुन लीजिए। जब किसी घटना को, जब किसी कथन को, जब किसी प्रोग्राम को चरणबद्ध तरीका से यानी स्टेप बाय स्टेप चरणबद्ध लिखा जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? जैसे आपके सामने एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है। कैसा एग्जाम्पल है? जिसका टोटल सॉल्यूशन बताया गया है। आप 6 या 7 में रहते हैं तो आपके सर आपका मसह पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं? मसह और रसह पढ़ाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एससीए बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो मसह बताइए, ये मसह निकालने का भाग विधि है, डिवीजन मेथड है। लेकिन मसह 2 विधियों से निकाला जाता है, एक फैक्टोराइजेशन मेथड होता है, गुणनखंड विधि, एक होता है भाग विधि। तो ये कौन सा विधि है? भाग विधि है। बताइए कितने लोग बनाए हैं भाग विधि से मसह? हाथ उठाइए जरा। नहीं, लगभग सभी लोग बनाए हैं। कुछ लोग नहीं बनाए तो समझिए। 3 से पहले 5 में भागा करेंगे, 3 से पहले 5 में भागा करेंगे तो क बार में कटेगा? 2 बार में क्यों नहीं कटेगा? काहे कि 3 दूनी 6 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो 1 बार में जब कटेगा तो 3 के पढ़ा 1 बार पढ़ना है, तो क्या आएगा? 5 में ले 3 घट गया, 2 बच गया। अब ये 3 से 2 में भागा लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि छोटा पड़ गया ना। तो इसका क्या नियम है कि 2 ले फिर इस डिवाइजर में, भाजक में भागा देते हैं। तो 2 ले जब 3 में भागा करेंगे तो क बार में कटेगा? 1 बार में कटेगा। तो 2 के पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे तो 3 तो नहीं आएगा, 2 आएगा। 3 में से 2 गया। अब दे फिर 2 से 1 में भागा नहीं लगेगा क्योंकि छोटा पड़ गया। तो फिर 1 से किस में भागा देंगे? 1 से जो है 2 में भागा देंगे, इस बात को ध्यान रखिए। तो 1 से 2 में भागा करेंगे तो क बार में कट जाएगा? 1 के पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 2 आ जाएगा। 2 में से 2 घटा, तो जब 0 आ गया तो यही जो डिवाइजर है क्या होगा? जिस चरण में शेषफल 0 आ जाए, रिमाइंडर 0 आ जाए, तो उसका डिवाइजर, उसका भाजक मसह कहलाता है। लेकिन आप समझिए, यह जो मसह निकला है कितने चरणों में निकला है? हमारे देखने से देखिए, एक स्टेप ये बन गया, एक ये वाला स्टेप बन रहा है, नहीं एक ये स्टेप बन। आप कितने बार भागा दे रहे हैं? आप सोचिए कितने बार भागा दे रहे हैं? तो 3 बार भागा दे रहा है कि नहीं दे रहा है? तो यह जो है
तो इसमें कितने चरण बन रही है बताइए। आप लोग समझिए 3 चरण बना कि नहीं बना। और उन चरणों को अगर स्टेप बाय स्टेप लिख दीजिएगा तो क्या बन जाएगा। तो आप बताइए, उसी को हम लिखे 3 से 5 में भागा किए हैं, तो वही बात है, सेम टू है। 3 से 5 में एक बार में कट गया, 2 बच गया। तो बताइए कि ये 2 जो बचा इस चरण का हो गया। और इसको कैसे लिखिएगा, आप किस में भागा दे रहे थे, तो 5 लिखा जाएगा। कितना से भागा दे रहे थे, 3 से भागा दे रहे थे, कितने बार में लगा, और शेषफल कितना बच गया। अब देखिए बहुत लोग की समझ में नहीं आएगा, जानते। तो देखिए नहीं समझ में आए तो आपके लिए एक छोटी सी बात, यहाँ आप तो जानते, आपके सर पढ़ाए होंगे कि भाज्य बराबर क्या होता है। तब भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। फल नहीं लिख रहा है, शेष लिख रहा है, शेषफल होगा। तो बताइए यहाँ भाज्य बराबर, डिवाइडेंड इसको बोलते हैं, इसको डिवाइजर बोलते हैं, इसको क्वाटिएंट बोलते हैं, इसको रिमाइंडर बोलते हैं। आप बताइए कि भाज्य, भाज्य इसमें कौन है, तो भाज्य हो गया। भाजक कौन है, तो ये भाजक हो गया। भागफल कितना है, 1, तो 1 भागफल हो गया। शेषफल कितना है, अब तो समझ में आ गया होगा। तो इसी को हम एक चरण में लिख दिए, बात है कि नहीं। अब 2 बच गया, तो 2 ले फिर किस में भागा होगा, क्योंकि यहाँ देखिए टोटल सॉल्यूशन बताए कि 2 से 3 में भागा होगा। तो 2 से 3 में भागा हुआ तो कितने बार में लगा है, तो 2 के पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे तो फिर 2 आएगा, 3 में से 2 घटेगा। बताइए फिर एगो चरण बन गया कि नहीं बन गया। कैसे लिखिएगा, भाज्य बराबर, तो भाज्य कितना है और भाजक कितना है, तो 2, भागफल 1, शेषफल भी। तो ये देखिए चरण 2 बन गया। क्या बन गया। अब बताइए फिर चरण का बनेगा, 1 से किस में भागा दीजिएगा, तो 1 से भागा 2 में करेंगे, जो यहाँ टोटल सॉल्यूशन में बताया गया। 2 बार में कट के क्या आ जाएगा। फिर चरण तीसरा में क्या लिखिएगा बताइए, भाज्य, तो भाज्य कितना है 2, भाजक कितना 1, भागफल 2, शेषफल। तो ये चरण का हो गया। जिस चरण में शेषफल 0 आ जाए, जिस चरण में शेषफल, तो उस चरण का जो भाजक है वो मौसह कहलाता है। तो यही एक ना भाजक है, तो भाजक 1 आ गया, यानी मौसह 1 आ गया। बताइए ये वाला अगर इसको हम हटा दे, 10th में क्या करता है, 10th में थोड़ा सा हम लोग को समझाने का कोशिश करता है कि इसको हटा देता है 10th क्लास में। इसको प्रोसेस को क्या कर देगा, बिहाइंड कर देगा, हाइड कर देगा, छिपा देगा, और केवल लिखेगा चरण 1, चरण 2, चरण 3, और मौसम निकाल कर बता देगा इतना आ गया। लेकिन आप इन मतलब यह जो है पढ़े तो इसका कहाँ पर कहानी छिपा हुआ है, यहाँ पर इसी बात को चरणों में कन्वर्ट कर दिया गया, बदल दिया गया, जिसमें सभी लोग जो है ऊपर देखने लगते हैं, आकाश ही कैसे हो गया। तो इस बात को आप भली भांति समझ लिए। तो बताइए यह एक तरह का प्रोग्राम है, एक तरह की कोई इवेंट है, घटना है, और इस घटना को बताइए हम कितने चरणों में लिखे हैं, 3 चरणों में। जैसे हम बोले आपको दिनारा जाना है, तो आप घर से चालू हुए 3 चरण में दिनारा, क्या जान 10 चरण हो सकता है। ये चरणें फिक्स नहीं होती है, अनलिमिटेड है, इनफाइनाइट है, अनगिनित है, अनंत है, और परिभाषित है, ये कितना भी बढ़ सकता है। लेकिन रुकेगा कब, मसद जो बनाएंगे जहाँ 0 आ जाएगा शेषफल, वहाँ रुक जाएगा चरण। अब आगे बनाने का नहीं है। क्यों नहीं आगे बनाना, क्योंकि आपको रिजल्ट मिल गया। तो जब रिजल्ट मिल गया तो अब कहाँ से आगे बढ़ाइए। तो अब बताइए एल्गोरिदम में एक बड़ी बात आपको हम समझाए कि मसह कैसे निकाला जाता है, और ये जो विधि कहलाती है, जानते हो कौन सी विधि कहलाती है। इस विधि का खोज किए थे यूक्लिड। कौन खोज किए थे, यूक्लिड गणितज्ञ ने इसका खोज किए थे। कौन खोज किए थे, यूक्लिड गणितज्ञ ने इसका खोज किए थे। इसीलिए इसका नाम है, अभाज्य विधि से बन रहा था यूक्लिड विभाजन। और इसमें लेमा, ये एक तरह का जो सूत्र है, ये आज थोड़े सिद्ध हुआ है, ये पहले से ही सिद्ध किया गया है। इसमें 3 बातें लागू हो गई। पहला तो यूक्लिड ने खोज किया,
दूसरा भागा की प्रक्रिया, विभाजन प्रक्रिया अपना रहे हैं, और तीसरा इसमें एक तरह के लेमा का भी प्रयोग हो रहा है जो पहले से, तो इसका क्या नाम पड़ जाएगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या यूक्लिड विभाजन लेमा। लेमा कहिए चाहे, तो इस पूरे विधि को, जिस विधि से मौसा निकाला गया है, इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम बोलेंगे, ना तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बोलेंगे। सिंगल रहेगा तो प्रमेयिका बोलेंगे, और जब इसी को चरण से लिखेंगे तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम बोलेंगे। तो बताइए, आपको दो बातें बताए। फर्स्ट बात बताया कि लेमा किसे कहते हैं, वैसा कथन जो पहले से ही, जैसे ये भी लेमा है या प्रमेयिका है, क्योंकि पहले से ही सिद्ध किया गया है। और दूसरा बताया कि एल्गोरिदम किसको कहते हैं, जब किसी कथन को स्टेप बाय स्टेप लिखा जाता है। स्टेप बाय, हम लोग चलते भी है तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, ऐसा थोड़े कि यहाँ चलकर वहाँ एक बार चल जाएंगे। ये पैर रखने का भी ईश्वर ने एक स्टेप बनाया है, बात है कि नहीं। तो बताइए आपको कैसा लगा। बहुत बढ़िया से आप इस बातों को 100% कंसेप्ट समझे कि नहीं समझे, और मौसा निकालने का एक नया टेक्निक आप जाने कि कैसे चरणों द्वारा निकाल सकते हैं, इसका भी एक अलग से आपको समझाया जाएगा। ठीक है, पॉज द वीडियो।